हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है एफेकिया। तो ये ऑप्था का टॉपिक है और रिफ्रैक्टिव एरर वाले चैप्टर में आता है। ठीक है, तो एफेकिया मेनली होता क्या है कि जो आई में जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है वो हमारी एब्सेंट होती है। तो ये कौन से एरिया की बात की जा रही है, कौन से एरिया में क्रिस्टलाइन लेंस की एब्सेंस है, वो होती है हमारी प्यूपिलरी एरिया में। प्यूपिलरी एरिया में अगर लेंस एब्सेंट है, ऐसा नहीं कि वो आई में से ही एब्सेंट है, या तो वो प्यूपिलरी एरिया के कहीं आगे हो चाहे पीछे हो, बट प्यूपिलरी एरिया में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एफेकिया। तो क्रिस्टलाइन लेंस का ना होना या क्रिस्टलाइन लेंस की एब्सेंस को हम क्या बोलते हैं? एफेकिया। ठीक है, और कौन से एरिया में एब्सेंट हो? मेनली प्यूपिलरी एरिया में। तो इस कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन होती है। मतलब उसको ना पास का, जब पेशेंट को ना पास का दिखता ना दूर का दिखता। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ पे आते हैं। कॉजेज़ में कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ लेंस, सर्जिकल एफेकिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस मैटर और पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ये नेम से ही आपको समझ में आ रहे होंगे। या तो वो मतलब शुरू से ही एब्सेंट हो, मतलब मतलब बर्थ के टाइम से ही, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ वो लेंस डेवलप ही ना हो पाई हो, या फिर है ना किसी रीज़न की वजह से वो मतलब एब्सेंट हो। ठीक है, तो ये बहुत रेयरली दिखता है हमको, इसके ज़्यादा केसेस नहीं होते। ठीक है, सर्जिकल एफेकिया में क्या होता है कि किसी भी सर्जरी के टाइम पे, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी हुई या कोई भी सर्जरी हुई, तो उसमें क्या करते हैं कि हम जो लेंस को रिमूव कर देते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें उसमें लेंस रिमूव करनी पड़ती है। ठीक है, तो लेंस रिमूव करने के बाद फिर हम उसको या तो बाद में सर्जरी करके लगाते हैं, तो उस टाइम पे भी एफेकिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और मतलब सर्जरी के टाइम पे, कैटरेक्ट की सर्जरी के टाइम पे हमें लेंस को रिमूव करना पड़ता है किसी कॉम्प्लिकेशन के चलते हुए। तो उसमें उस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे सर्जिकल एफेकिया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम उसी टाइम पे लगा दें, तो वो भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और या तो फिर हम उसे दूसरी एफेकिक सर्जरी करें, तो उसमें भी ये ठीक हो सकता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस मैटर क्या होता है कि लेंस में परफोरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लेंस का मैटर है वो लीक आउट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो फैगोसाइट्स होते हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसमें लेंस मैटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो एक ये भी कॉज हो सकता है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है कि जो भी मतलब है ना, किसी भी इंजरी की वजह से वो जो लेंस होती है वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाती है। ठीक है, विट्रस चैम्बर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, विट्रस चैम्बर में कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो लेंस होती है वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाती है, पोस्टीरियरली खिसक जाती है, पीछे की तरफ खिसक जाती है। तो उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर डिसलोकेशन, जिसकी वजह से एफेकिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन। मतलब वो प्यूपिलरी एरिया में ना रह के वो पीछे की तरफ खिसक गई है, तो मतलब उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, तो उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर डिसलोकेशन। अब हम आते हैं, एक फिफ्थ पॉइंट हो सकता है ट्रॉमा की वजह से भी आई की लेंस हमको निकालनी पड़े। ठीक है, तो किसी ट्रॉमा के चलते कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है, तो उसमें भी लेंस का डैमेज हो सकता है। तो उसके चलते भी हमें लेंस को रिमूव करना पड़ता है, या फिर लेंस डैमेज ही हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स देखेंगे, साइंस देखेंगे। तो सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? जो पेशेंट हमें बताता है। साइंस जो कि हम देखते हैं, जो कि डॉक्टर एग्जामिन करता है। ठीक है, सिम्टम्स में क्या है? डिफेक्टिव विज़न और एराइथ्रोप्सिया और साइनोप्सिया। ठीक है, तो डिफेक्टिव विज़न में क्या होता है कि एफेकिया की कंडीशन में हाई हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन होती है। ठीक है, हाई हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि उसे ना दूर का दिखता ना पास का दिखता। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, तो इसको हम बोलते हैं
डिफेक्टिव विज़न, ये पेशेंट की कंप्लेन होती है कि मुझे ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है। तो और क्योंकि ये किस वजह से हो सकता है, क्योंकि उसे हाइपरमेट्रोपिया हो, या फिर उसकी जो देखने की शक्ति हो वो मतलब वो अपना उसकी एकोमोडेशन की पावर कम हो, ठीक है, या एब्सेंट ही हो बिल्कुल। तो क्या इराथ्रोप्सिया और साइनोप्सिया में क्या होता है कि इसमें उसको रेड या ब्लू इमेजेस दिखेंगी, और उसमें यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज की एक्सेसिव एंट्री होने लग जाएगी, और क्योंकि वहाँ पे लेंस नहीं है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लेंस। अब हम देखते हैं साइंस, ठीक है। तो लिम्बल और कॉर्नियल स्कार हो सकता है, और एंटीरियर चैम्बर में भी देख सकते हैं हम उसको, मतलब हमें इधर क्या क्या साइंस दिखेंगे, मतलब जो डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है, तो हमें लिम्बल और कॉर्नियल स्कार दिखेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम मान लें किसी पेशेंट की कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, तो उसमें किसी ने मतलब किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से लेंस निकाल दिया है, इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट भी नहीं किया, और वहाँ पे क्या होता है, तो उसकी वजह से एफेकिया की कंडीशन जनरेट हो गई, ठीक है, डेवलप हो गई। अब क्या हुआ कि जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लीरा जॉइंट होता है, तो उस जॉइंट को हम बोलते हैं कॉर्निया और स्क्लीरा, जो जॉइंट कॉर्निया और स्क्लीरा जहाँ पे अटैच होता है, जॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिम्बस बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे क्या होता है कि कैटरेक्ट सर्जरी में लिम्बस और कॉर्निया के को इंसिजन देते हैं, ठीक है। जब हम कैटरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम उसके बारे में ये भी जानेंगे। तो वहाँ पे इंसिजन देते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्कार जनरेट हो जाता है, स्कार डेवलप हो जाएगा, स्कार दिखेगा वहाँ पे जब हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लिम्बल और कॉर्नियल स्कार। अब आते हैं हम एंटीरियर चैम्बर पे। जब मतलब नॉर्मल एंटीरियर जो एफेकिक एंटीरियर चैम्बर होगा, एफेकिक एंटीरियर चैम्बर जो होगा वो मोर डीपर होगा देन दी नॉर्मल आई, मोर डीपर होगा देन दी नॉर्मल आई, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जो आई होती है वो हमारी ऐसे करके बल्ज होती है, ठीक है, ऐसे करके बल्ज होगी। अब जब, और ये हमारी लेंस हो गई, अब जब ये लेंस ही नहीं रहेगी, यहाँ पे लेंस हट जाएगी, तो इसका जो ये इसकी जो बल्जिंग पार्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये डीपर हो जाता है, जो एंटीरियर चैम्बर होगा वो हमें ज़्यादा डीपर दिखेगा, ठीक है। इरिडोडोनेसिस क्या होता है, यहाँ पे है ना आई का मूवमेंट होता है, वाइब्रेटरी मूवमेंट होता है आइरिस का, ठीक है, मतलब वाइब्रेशन, जो आइरिस होगी वो वाइब्रेट होगी, ठीक है। अब आते हैं हम प्यूपिल पे। प्यूपिल वो बिल्कुल जेट ब्लैक होगी वो प्यूपिल, ठीक है। परकिंजी इमेज दिखेंगी। फंडस एग्जामिनेशन में क्या होगा कि जो हमारी हाइपर ऑप्टिक डिस्क होगी वो स्मॉल होगी, हाइपरमेट्रोपिक स्मॉल डिस्क बोलते हैं, ठीक है उसको। रेटिनोस्कोपी और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री में क्या दिखेगा कि ये हाई पावर की रीडिंग देते हैं। जब हम है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जब हम इसमें उसको एग्ज़ामिन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें हाई पावर की रीडिंग मिलेगी, ठीक है, हाई पावर रीडिंग मिलेगी हमको यहाँ पे। और क्या रेटिनोस्कोपी में क्या होगा कि यहाँ पे जो हाई पावर से जो ग्लो होता है वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, ग्लो न्यूट्रल होता है। और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री में क्या होता है, जो हाई प्लस पावर होती है या फिर हाई कॉन्वेक्स पावर होती है वो उसकी रीडिंग देता है। ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री हाई पावर लेंस की हाई प्लस पावर की रीडिंग देता है, ठीक है, कि हमें इसमें कौन सा लेंस लगाना है और कौन सी रीडिंग का लेंस लगाना है। तो अब ये पता है हमको कि हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में हमने पढ़ा था हाइपरमेट्रोपिया है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया तो है ही। तो हमने पढ़ा था कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस ट्रीटमेंट के लिए हम उसमें जब लेंस देते हैं या स्पेक्टिकल्स जब हम उसको देते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगता है। तो इसमें वो हाई पावर की रीडिंग देगा, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए मतलब हमें कितने की कॉन्वेक्स वो लगानी है, कितने पावर की लेंस लगानी है, तो वो वाली रीडिंग देगा।
अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसके ऑप्टिकल ट्रीटमेंट होंगे, हमें पता है आई के ऑप्टिकली ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये क्या होगा कि कॉन्वेक्स लेंस से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक हो सकता है ये एफेकिया। तो उसमें हम उसको कॉन्वेक्स लेंस से भी करेक्ट कर सकते हैं और जिससे कि इमेज फॉर्म हो रेटिना पे। तो इसके क्या क्या मोड हैं एफेकिया को ठीक करने के। स्पेक्टिकल्स हम दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस से भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, इंट्राऑक्यूलर लेंस लगा सकते हैं, हम रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेक्टिकल्स हम देख लेते हैं। ये है ना बहुत कॉमन वे होता है ये, और बेस्ट वे ही होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें क्या होता है कि है ना रिफ्रैक्टिव जो एरर होता है उसका करेक्शन हम +10 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस लगा के देते हैं, या फिर बोल रहे हैं कि प्लस पावर का लेंस लगाकर करते हैं इसको ट्रीट। ठीक है, जो कि डिस्टेंस विज़न को ठीक करता है। मतलब है ना, अगर दूर की ना देखने की दिक्कत है, मतलब पास का नहीं दिखता और दूर का दिखता है, तो वो वाली दिक्कत है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब नियर विज़न के लिए, नियर विज़न को अगर करेक्ट करना हो तो उसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस विज़न में ही जो हमें ना डिस्टेंस विज़न के लिए जो डायोप्टर यूज़ कर रहे हैं, जो रीडिंग यूज़ कर रहे हैं, उसी में हम +3 या 4 कर देंगे। ठीक है, 3 या 4 डायोप्टर कर देंगे, तो उसी को हम फिर है ना नियर विज़न के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नियर विज़न को क्लियर करने के लिए हम उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब जो +10 डायोप्टर देंगे तो हम वो डिस्टेंस विज़न को ठीक करने के लिए करते हैं। ठीक है, सॉरी मैं पहले कंफ्यूज हो गई। ठीक है, तो हमें ना जो +10 डायोप्टर का जो लेंस देंगे, कॉन्वेक्स लेंस देंगे, तो हम उसको डिस्टेंस विज़न के लिए ठीक करने के लिए देंगे। ठीक है, अब यही हम जब हमको पास का ठीक करना होगा तो हम उसमें +3 और +4 डायोप्टर को प्लस करके ही उस जो हम डिस्टेंस विज़न के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी में +3 और +4 को ही दे देंगे। ठीक है, +4 करके ही उसको नियर विज़न के लिए करेक्ट करके दे देंगे। ठीक है, अब क्या है कि अब हम आते हैं डिसएडवांटेज पे। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, डिप्लोपिया की कंडीशन होती है। तो एक और बार अगर कन्फ्यूज़न हो तो एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वेस्ट वे होता है, तो वेस्ट वे में मतलब वेस्ट वे होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब क्या होगा कि हमें एफेकिया में दोनों ही हमें शिकायतें होती हैं कि इसको डिस्टेंस विज़न में भी दिक्कत है और उसको नियर विज़न में भी दिक्कत है। ठीक है, तो डिस्टेंस विज़न में क्या होगा कि हमें ना इसमें +10 डायोप्टर का कॉन्वेक्स लेंस लगा के देंगे, हाई प्लस पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगा के देंगे। ठीक है, और नियर के लिए जब हमको पास की नज़र भी ठीक करनी होगी तो उसमें ही जो हम +10 डायोप्टर का दे रहे हैं उसी में हम +3 या +4 डायोप्टर का लेंस दे देंगे, जिससे कि उसकी नियर विज़न भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। देखिए डिप्लोपिया हो सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है जब हम इतनी हाई पावर का लेंस दे रहे होते हैं, जब हम इतने हाई पावर का हाई पावर का लेंस देंगे तो उसमें क्या होता है कि वो लेंस होता है वो बहुत थिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इमेज होती है वो 30% मैग्नीफाई होके आती है। ठीक है, 30% मैग्नीफाई होके आएगी, तो उसकी वजह से पेशेंट को ठीक से नहीं दिखेगा। मतलब अगर यूनिलेटरल एफेकिया है उसको, मतलब एक आँख की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली उसको नॉर्मल आई के कंपैरिजन में उसको थोड़ा बड़ा दिखेगा, मतलब 30% बड़ा दिखेगा। ठीक है, रोविंग रिंग स्कोटोमा में क्या होता है कि ये लेंस है हमारी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो लेंस से जो इमेज आ रही है, जो लेंस से जो रेज़ आ रही हैं वो तो उसको ठीक दिख रही हैं, लेकिन जो आसपास से जो रेज़ आ रही हैं वो उसको ठीक से नहीं दिखेगी। ठीक है, तो वो उसको हम बोलेंगे रोविंग रिंग स्कोटोमा। ठीक है, अब प्रिज्मेटिक इफेक्ट ऑफ थिक लेंस में क्या होगा कि उसको प्रिज्म के जब हम थिक लेंस देते हैं हाई पावर की वजह से वो लेंस ज़्यादा थिक हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें जो इमेजेस दिखेंगी वो ट्रायंगुलर इमेजेस दिखेंगी। ठीक है, तो ट्रायंगुलर इमेजेस हमको
एफेकिया के ट्रीटमेंट में जब हम स्पेक्टिकल्स लेंगे तो उसमें क्या होगा कि है ना, थिक ग्लासेस, हाई पावर होगी तो थिक ग्लासेस हमें देने पड़ेंगे। उसमें क्या होगा, प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट दिखेगा। प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट में क्या होता है, हमें ट्रायंगुलर इमेजेस दिखती हैं, हमें उसकी इमेजेस हमें इमेज ठीक से नहीं दिखती, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, फील्ड ऑफ विज़न इज़ लिमिटेड। अब क्या होगा कि है ना, जितना जितना हमारे ग्लासेस का साइज़ है हम उतना ही ठीक से देख सकते हैं, मतलब इतना ही एरिया हमको जितना उसमें कवर हो रहा है वही हम ठीक से देख पाएंगे, और उसके आसपास का हमें नहीं दिखेगा, इतना ठीक से क्लियरली नहीं दिखेगा। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एबरेशन ऑफ दी थिक लेंस। तो इसमें क्या होगा, क्या है ना, क्रोमेटिक इफ़ेक्ट दिखता है। क्रोमेटिक इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जो इमेजेस होती हैं ज़्यादा लेंस पावर, हाई पावर होने की वजह से थिक लेंस हमें देने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि उसमें हमें ये क्रोमेटिक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है कि जो इमेजेस होती हैं वो हमको नॉर्मल नहीं दिखती, बहुत कलरफुल इमेज दिखती हैं। ठीक है, बहुत रंग बिरंगी इमेजेस दिखेंगी, जो एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल इमेज ना दिख के हमें बहुत कलरफुल इमेज दिखेगी। ठीक है, और एक और इसका डिसएडवांटेज है, ये हम कॉस्मेटिक में यूज़ नहीं कर सकते। कॉस्मेटिकली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि थिक लेंस होते हैं, थिक ग्लासेस होते हैं, तो वो देखने में ठीक नहीं लगते। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड टाइप पे, जो कि होता है हमारे कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो प्रीवियस जो हमने मेथड पढ़ा ट्रीटमेंट का, जो कि स्पेक्टिकल्स का था, ठीक है, वो ये उससे ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है। बट इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस में क्या है कि है ना, जो हमें ग्लासेस में दिख रही थी, जो दिक्कत थी कि हमें 30% वो हमें इमेज बड़ी दिख रही थी, उसमें ये लेस मैग्नीफाई करके, मतलब जो एक्चुअल इमेज है उसको उतनी ही मतलब उसी तरीके से दिखाता है मतलब हमको, पेशेंट को उसी तरीके से दिखाएगा। और क्या होगा कि और क्लियर विज़न करके दिखाएगा। ठीक है, जो हम ग्लासेस में देख रहे थे कि वो बहुत बड़ी इमेज दिखा रहा था, 30% बड़ी इमेज दिखा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल इमेज होगी वही हमको दिखेगी, और क्या होगा, और क्लियर इमेज दिखेगी इसमें। अब इसमें जो हमें लास्ट में जो हमें दिख रहा था ग्लासेस में कि है ना, कि प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट दिख रहे थे, क्रोमेटिक इफ़ेक्ट दिख रहे थे थिक ग्लासेस की वजह से, वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंस जो होती है वो इतनी थिक नहीं होती, क्योंकि वो वहीं पे फिट हो जाती है। वाइडर एंड बेटर फील्ड ऑफ विज़न, जो वहाँ पे लिमिटेड विज़न था वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें ठीक से सब कुछ दिख सकता है। ठीक है, ये कॉस्मेटिकली ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, बेटर सूटेबल फॉर द यूनिओक्यूलर एफेकिया। तो इसमें क्या होता है कि है ना, उसमें हम देख रहे थे कि वो यूनिलेटरल एफेकिया में वो काम नहीं कर सकता था। ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मल आई के कंपैरिजन में जो एफेकिक आई थी उसमें हमें ठीक से नहीं दिख रहा था। ठीक है, नॉर्मल आई का विज़न अलग था और एफेकिक आई का विज़न अलग था, तो इसमें भी इसमें लेंस में वो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, डिसएडवांटेज, ये बहुत कॉस्टली होता है, ये बहुत कॉस्टली होगा, और है ना, इसमें कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पे इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, IOL इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेस्ट अवेलेबल मेथड, मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादा सूटेबल भी है, और इसमें 2 तरीके की हमको सर्जरी दिखती है, मतलब 2 तरीके के इम्प्लांटेशन दिखते हैं। इसमें वैसे इंट्राओक्यूलर लेंस में होता क्या है, हम इसमें न्यू लेंस इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, न्यू लेंस इम्प्लांट करेंगे जिससे कि हमारी एफेकिक कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, जो एफेकिक जो हमारी दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें दो टाइप की होती है, प्राइमरी इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन और सेकेंडरी इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। तो जब क्या होता है, कैटरेक्ट सर्जरी के टाइम पे ही जब हम मतलब लेंस को निकाल देते हैं किसी कॉम्प्लिकेशन के चलते, तो हो सकता है कि हम मतलब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो हमें ना न्यू लेंस यहाँ पे कैटरेक्ट सर्जरी में ही इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी में ही अगर इम्प्लांट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। सेकेंडरी इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन क्या होता है कि
जब हमें जब कंजेनाइटल वाली दिक्कत होती है, जब उसकी बर्थ से ही लेंस डेवलप नहीं होती, तो उसमें क्या होता है, मतलब पेशेंट पहले से ही एफेकिक होता है, ठीक है, उसे पहले से ही हाइपरमेट्रोपिया की वो है दिक्कत, तो हम उसमें सेकेंडरी इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी में क्या होता है कि जब हम सेकेंडरी इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट नहीं कर सकते किसी भी दिक्कत की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम इसमें क्या करेंगे, हाइपरोपिक लेज़र सर्जरी करेंगे, जो कि कॉर्निया वाली सर्जरी होती है, ठीक है, कॉर्नियल सर्जरी होती है, जो कि हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जब हम सेकेंडरी IOL नहीं कर सकते, तो हम इसको रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी में भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एफेकिया। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कहीं ठीक करना हो, अगर कोई मतलब और दूसरा कोई तरीका हो, मतलब आपको कोई सजेशन देने हो, तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।